हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज की इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, उसके इंडिकेशन क्या क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और कैसे मैनेजमेंट करना है अगर कॉम्प्लिकेशन होता है और क्या क्या उसकी आवश्यकताएँ हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले की। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब है ब्लड को शरीर से बाहर निकाल कर उसको दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डोनर से जो ब्लड देता है उससे ब्लड को बाहर निकालकर रेसिपिएंट को चढ़ा दिया जाता है। यह प्रक्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो देता है ब्लड वो डोनर और जो लेता है वो रेसिपिएंट कहलाता है। अब बात करें इसकी इंडिकेशन की, यानी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत कब कब पड़ती है पेशेंट को। तो सबसे पहला और कॉमन इंडिकेशन क्या है, सीवियर एनीमिया। अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया है, उसमें खून की कमी है, HB लेवल बहुत कम है, जिसको डाइट से मेंटेन नहीं किया जा सकता, तब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया। दूसरा है मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। अगर पेशेंट को मेजर ऑपरेशन हो रहा है, मेजर सर्जरी हो रहा है, तो उस दौरान बहुत सारे ब्लड लॉस होगी और उस ब्लड लॉस होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड क्या आएगा हमारा, हेमरेजिक। अगर कहीं पे हेमरेजिक कंडीशन हुआ है, ठीक है, हेमरेजिक कंडीशन यानी कि अगर ब्रेन से नस फट गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड लॉस होता है और उस ब्लड लॉस को कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है। तीसरा क्या है, कैंसर पेशेंट में, ठीक है, थेरेपी देते टाइम अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको थेरेपी देने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थैलेसीमिया के पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और उसके अलावा जो हीमोफीलिक पेशेंट है उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। हीमोफीलिक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हीमोफीलिक पेशेंट में जब छोटा सा भी कट लग जाता है तो उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग वाला फैक्टर होता है वो नहीं होता, इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है। इस वजह से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं प्रीरिक्विजिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहला क्या आवश्यक है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप विथ RH फैक्टर हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ डोनर का ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर पता होना चाहिए। और इसके अलावा चीज़ है कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कंपैटिबल होना चाहिए दोनों का ब्लड चढ़ाने के लिए। ठीक है, अब अगला बात करें क्रॉस मैचिंग। ठीक है, क्रॉस मैचिंग करेंगे, हम दोनों के ब्लड का कंपैटिबल टेस्ट करेंगे। अब इसमें हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम से हम लोग समझते हैं, ठीक है, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप और उसमें RH फैक्टर भी लिखा जाता है। जैसे ए पॉजिटिव मतलब कि उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है और A नेगेटिव जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। RH फैक्टर 85% व्यक्तियों में RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और लगभग 15% जो बच जाते हैं उनमें RH फैक्टर एब्सेंट होते हैं। अब बात करें स्टेप टू बी टेकन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला है सबसे पहले पेशेंट का ब्लड कलेक्शन लेना, सैंपल लेना उसका और लैब में भेजना। ठीक है, लैब में भेजने के बाद क्या होगा, लैब में भेजने के बाद जो ब्लड है उसका वहाँ पे क्रॉस मैचिंग होगा। ठीक है, क्रॉस मैचिंग कैसे होगा, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। कंपैटिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, जो पेशेंट का RBC है उसका सस्पेंशन तैयार करेंगे और जो डोनर का सीरम है उसका सस्पेंशन तैयार करेंगे और RBC को सीरम में मिलाकर देखेंगे कि वो चिपकता है कि नहीं, आपस में चिपकता है कि नहीं, ये प्रोसीजर करेंगे। और यही प्रोसीजर उल्टा करेंगे, जो डोनर का RBC है उसको लेंगे, उसका सस्पेंशन तैयार करके पेशेंट के यानी रिसिपिएंट के सीरम में मिलाकर देखेंगे। अगर दोनों का ब्लड नहीं चिपकता है तो वो ब्लड कंपैटिबल है, वो ब्लड को हम पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे चिपकता है तो यह क्रिया हीमोलाइटिक कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है, जो कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन होता है। ठीक है, इस स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता। ठीक है,
अब बात करें प्रोसीजर, तो हमने पढ़ लिया क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आता है, बैग उसका आता है, तो क्या क्या हमें करना है। अगर ब्लड जैसे आप आईसीयू में हो, अगर आईसीयू में ब्लड बैग आता है तो उसमें हम सबसे पहले ब्लड बैग को चेक करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे कि कौन सा ग्रुप है, ब्लड बैग क्या है, ब्लड बैग नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उसमें पेशेंट का नेम, एज, साथ ही साथ पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो जो आया है वो ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसके अलावा कलेक्शन डेट क्या है ब्लड का और एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद ही ब्लड को चढ़ाएंगे। अब बात करें ब्लड को स्टोर करना है तो कितने टेम्परेचर पे करना है, इसको 4 to 6 डिग्री पे इसको मेंटेन करना है। बात करते हैं ब्लड को चढ़ाना कैसे है। तो ब्लड अगर रेफ्रिजरेटर से आया है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है। पेशेंट को कभी भी ठंडा जो ब्लड है, कोल्ड ब्लड कभी नहीं चढ़ाना है, इससे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ब्लड को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के बाद ही ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले आईवी लाइन लेना है पेशेंट को। आईवी लाइन क्या है, कैनुला लगाना है पेशेंट को। सबसे अच्छा फ्लो वाला कैनुला या आप 18 नंबर का कैनुला यूज़ कर सकते हैं जिसमें अच्छा खासा फ्लो हो, ठीक है। कैनुला लगाना है। उसके बाद पेशेंट को कभी कभी एंटी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए कभी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी लगाया जाता है। लेकिन मेन प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को कैनुला लगाने के बाद आईवी लाइन लेने के बाद हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करना है, जिसमें शुरुआत के 100 से 200 ml का जो ब्लड है उसको बहुत स्लो और सावधानीपूर्वक हमें देखना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप मिनिमम रेट में पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस टाइम हमें पेशेंट को क्लोजली वॉच करना है, उसको कोई एंटी एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है या किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। उसके वाइटल्स प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। शुगर चेक करना है, RBS रैंडम ब्लड शुगर चेक करते रहना है, ठीक। अब बात करें टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कितने टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला होल ब्लड, जिसमें ब्लड के सारे सेल्स मौजूद होते हैं। दूसरा ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। होल ब्लड में पूरा RBC WBC सारे कंपोनेंट्स होंगे। और अगर बात करें ब्लड कंपोनेंट्स की तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है वो पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। तो मुख्य रूप से 2 टाइप से ब्लड पेशेंट को चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बात करें हैजार्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या दुष्परिणाम पेशेंट को हो सकते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य कॉमन है जो पेशेंट को ज़्यादातर पेशेंट में देखने को मिलता है, राइगर आना सबसे कॉमन है जो ज़्यादातर पेशेंट में देखा गया है। राइगर यानी कि पेशेंट को कपकपी हो सकती है, फीवर आ सकता है। तो इस स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद करना है। दूसरी स्थिति क्या है, डिस्निया हो सकती है, पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हीमोलाइसिस हो सकती है जो कि एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में पेशेंट की मौत हो सकती है, ठीक है, ये हीमोलाइसिस। दूसरा जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट का रीनल फेलियर हो सकता है, रीनल शटडाउन हो सकता है, ठीक है। अब बात करें ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कॉम्प्लिकेशन होती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या ट्रीटमेंट उन्हें देना है। सबसे पहला चीज़ क्या है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पेशेंट को कुछ प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होता है तो सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। दूसरा, उसके प्रॉपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। साथ ही साथ पेशेंट को आईवी लैसिक्स लगा सकते हैं आप, इंजेक्शन लैसिक्स या मैनिटॉल का 500 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। यूरिन आउटपुट का मेज़र करना है, हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का प्रॉपर यूरिन आउटपुट आते रहना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल प्रिकॉशन क्या है, पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है, एसेप्सिस की सभी सावधानियां बरतनी है, ठीक है। हमेशा सही ब्लड को ही चढ़ाना है। और बहुत सारे कंडीशन हैं, जब ब्लड लगाते टाइम हमें प्रॉपर उसका टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम नोट्स करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो वीडियो आप एक बार फिर से देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच।